हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं डिस्क्रिप्टिव वे में, और जो टॉपिक लिया है वो है यूरोपियों का भारत में आगमन। तो किस तरह से यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो मुगल वंश के बाद मुगल वंश के बादशाहों ने अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए एक बड़ी स्थायी सेना तो रखी थी, लेकिन एक शक्तिशाली नौसेना का गठन ना कर समुद्री मार्गों की रक्षा के महत्व को वो नहीं समझ सके। आधुनिक काल का भारतीय शक्तियों में केवल मराठों ने इस ओर ध्यान दिया। कालांतर में समुद्री मार्ग से ही यूरोप की व्यापारिक जातियां भारत में आई, और यहीं से आगमन शुरू हो जाता है और इस देश के इतिहास को एक नया मोड़ प्रदान किया। तो सामुद्रिक मार्ग पर ध्यान ना देने की वजह से ये सब आना इनका शुरू हो गया। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोप से विदेशियों का आगमन प्राचीन काल से ही होता रहा। यहाँ की व्यापारिक संपदा से आकर्षित होकर समय समय पर अनेक यूरोपीय जातियों का आगमन होता रहा। 15वीं शताब्दी में हुई कुछ भौगोलिक खोजों ने संसार के विभिन्न देशों में आपसी संपर्क को बढ़ावा दिया। इसी प्रयास के अंतर्गत कोलंबस स्पेन से भारत की समुद्री मार्ग की खोज में चलकर अमेरिका पहुंच गया। बार्थोलोमेओ डियाज 1887 में आशा आंतरिक पहुंचा, और 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पहुंचकर भारत के नए समुद्रिक मार्ग की खोज की। कालीकट के तात्कालिक जमोरिन शासक ने पुर्तगालियों का स्वागत किया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। इसके अलावा कोलंबस स्पेन से भारत के समुद्री मार्ग की खोज यानी अमेरिका पहुंच गया। ये कोलंबस ने अमेरिका की। फिर बार्थोलोमेओ डियाज, जिसने आशा अंतरिप की खोज की। केप ऑफ गुड होप भी इसे कहा जाता है, तो इस पर भी प्रश्न बनता है। आगे देखते हैं। कालीकट का जो तात्कालिक राजा था, जमोरिन शासक था, उसने पुर्तगालियों का स्वागत किया। जमोरिन का यह व्यवहार उस समय भारतीय व्यापार पर अधिकार जमाए हुए अरबों को पसंद नहीं आया। कालांतर में अन्य यूरोपीय व्यापारी भी समुद्री मार्ग से भारत आए और देश के इतिहास को एक नया मोड़ देते हुए व्यापारियों से शासक बन बैठे, और करीब 200 वर्षों तक उन्होंने इस देश पर शासन किया। आधुनिक काल में समुद्रिक मार्ग से भारत आने वाले यूरोपीय व्यापारियों का क्रम इस प्रकार से है। तो क्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर जो कंपटीशन एग्ज़ाम आप अगर इतिहास से दे रहे हैं तो इस पर बहुत सारे बनते रहते हैं। पहले आया पुर्तगाली, फिर डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी। तो पुर्तगालियों की भारत में सबसे पहले एंट्री हुई, इसलिए हम सबसे पहले इसी की स्टडी करेंगे। वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली नाविक लिस्बन से केप ऑफ गुड होप होकर समुद्री मार्ग से 17 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का शासक जमोरिन था। इस प्रकार आधुनिक काल में सामुद्रिक मार्ग से भारत आने वाले पहले व्यापारी पुर्तगाली थे। उन्होंने कालीकट से कोचीन की यात्रा की और वहां एक कारखाना स्थापित किया। मार्च 1500 ईस्वी में पेट्रो अल्वरेज कैब्रल समुद्री मार्ग से पुर्तगाल भारत आया। विजय अभियान एवं शक्ति की स्थापना देख लेते हैं। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। तो इस पर प्रश्न बनता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, या अल्मीडा भी इसको कहा जाता है। उसे किल्वा अंजाडिया कन्नानूर में
किला निर्माण का विशेष निर्देश प्राप्त था। इस कारण उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला गवर्नर अल्फांसो दी अल्बुकर्क था, जो कि 1509 से 15 ईस्वी तक रहा। तो अगर वास्तविक संस्थापक की बात होती है तो नाम आता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क का। वह 1503 में पहली बार एक छोटे जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया। सन 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन लिया। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। अल्बुकर्क के बाद दूसरे पुर्तगाली नीनो दी कुहा ने मुगल बादशाह हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बैंटिक और 1537 में दीव तथा 1538 ईस्वी में दमन पर अधिकार कर लिया। इसके समय में बंगाल में भी पुर्तगालियों का प्रभाव बढ़ा। फलता हुगली में भी एक केंद्र स्थापित हुआ। सन 1538 में गवर्नर ग्रेसिया दा नोहा ने अपने काल में दमन, सालसेट, चौल, मुंबई, सेंट टॉम्स, मद्रास तथा हुगली में पुर्तगाली केंद्र स्थापित किए। इसने श्रीलंका पर भी अधिकार कर लिया। 1580 में पुर्तगालियों पर स्पेन का कब्जा हो जाने के बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का तेजी से ह्रास हुआ। डॉन जोडो क्रास्टो के बाद भारत में पुर्तगाली शक्ति का पतन होने लगा। मुगल शासक शाहजहां के समय मुगल सूबेदार कासिम खान ने पुर्तगाली केंद्र हुगली पर कब्जा कर लिया। सन 1739 में सालसेट बैंटिक पर मराठों ने अधिकार कर लिया। अंततः गोवा, दमन और दीव को छोड़कर पुर्तगालियों के हाथ से सारे भारतीय प्रदेश निकल गए और वे यहाँ स्थायी उपनिवेश का निर्माण नहीं कर सके। 18वीं सदी के आते आते भारत में इनका व्यापार भी समाप्त हो गया। इनके प्रशासनिक कार्य देख लेते हैं। सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने कोचीन में किला बनवाया तथा उसकी प्रारंभिक राजधानी कोचीन थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभिक राजधानी के बारे में प्रश्न बनता है। लेकिन बाद में गोवा कुहान के काल में उसकी राजधानी बनी, बाद में गोवा कर दी गई। सन 1661 में तात्कालिक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा एक पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे बम्बई का द्वीप दहेज में दिया। तो अगर आपने पिछले साल के पेपर सॉल्व किए होंगे तो ये इस पर आपको एक क्वेश्चन मिल गया होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि दहेज में मुंबई कैसे प्राप्त हुआ था। तो कैथरीन जो राजकुमारी थी उससे विवाह करके चार्ल्स द्वितीय को प्राप्त हुआ था और ये डेट था 1661 में। व्यापारिक कार्य देखते हैं। पुर्तगालियों के व्यापार का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर में भूमध्य सागरीय व्यापार को सुरक्षित करना था। उन्होंने उन स्थानों को शीघ्र ही हथिया लिया जिनसे वे एशियाई समुद्री व्यापार के विशाल संरचना तंत्र पर नियंत्रण कर सके। उनकी किले बंद वाही चौकियों ने सीमा शुल्क केंद्रों के रूप में कार्य किया। वे अंतर प्रांतीय स्तर पर व्यापारियों को कर के स्थान पर सुरक्षा प्रदान करने लगे। प्रत्येक भारतीय जहाज को गोवा स्थित गवर्नर से आज्ञा पत्र खरीदना पड़ता था, अन्यथा सामानों को वर्जित घोषित कर जब्त कर लिया जाता था। पुर्तगाली राजा ने जल्द ही मसाले के व्यापार, विशेषतः काली मिर्च के व्यापार को अपना शाही एकाधिकार बना लिया। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो मसालों के व्यापार में मुख्य जो था वो था काली मिर्च। अगर पिछले साल के पेपर सॉल्व किए होंगे आपने तो आपको ये मिल गया होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैंने दिसंबर 2019 से पेपर सब सॉल्व कराए हैं और हम बैक साइड में जा रहे हैं। 2008 के पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं।
और फिर 7 का करेंगे, फिर 6 का करेंगे। इस तरह से हम पीछे साइड जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना है। इतिहास के ओल्ड पेपर के लिए अलग बने हुए हैं, और अगर पेपर 1 चाहिए तो उसके भी आपको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सन 1502 में वास्को डी गामा ने भारत में दोबारा यात्रा कर कालीकट, कोचीन तथा कन्नौर में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। कार्टेज अल्मेडा। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने का प्रयास किया। इसके लिए वे व्यापारियों को कार्टेज या परमिट देते थे, जिसके पीछे अल्मेडा का बल होता था। इस कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था कहते थे। तो कौन सी व्यवस्था थी? कार्टेज अल्मेडा व्यवस्था। कार्टेज के लिए नगण्य शुल्क देना पड़ता था। पुर्तगालियों के राजस्व का बड़ा भाग चुंगी में आता था, जो प्रत्येक जहाज को किसी दुर्ग से गुजरने पर देना पड़ता था। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। काफिला व्यवस्था। 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था आरंभ की। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा साथ चलता था। इस संरक्षक बड़े बेड़े के 2 कार्य थे। एक, इन जहाज़ों की सामुद्रिक डाकुओं से रक्षा। दूसरा, यह निश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर व्यापार ना कर सके। पुर्तगाली व्यापार का मुख्य उद्देश्य अरबों वेनिस वालों को पूर्वी व्यापार से हटाना था। इनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। अल्बुकर्क ने स्थायी पुर्तगाली आबादी बसाने की दृष्टि से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह मुसलमानों को काफ़ी परेशान करता था। प्रसिद्ध ईसाई संत फ्रांसिस जेवियर, जो कि 1542 में नए पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन फ्रांसिस के साथ दक्षिण भारत पहुंचे। सन 1571 में पुर्तगाली गवर्नर एंटानियो दा नोरोन्हा के साथ सन 1571 में पुर्तगाली गवर्नर एंटोनियो दा नोरोन्हा के समय मुगल सम्राट अकबर कैम्बे गया। फलता 1580 में जेसुइट मिशन मुगल दरबार में आया था। पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण थे? धीरे धीरे पुर्तगालियों का जो प्रभुत्व था वो समाप्त होना शुरू हो गया था। उनकी धार्मिक असहिष्णुता ने भारतीय शक्तियां नाराज हो गई तथा भारतीयों की शत्रुता पर विजय प्राप्त करना पुर्तगालियों के बूते के बाहर हो गया। ब्राज़ील का पता लग जाने पर पुर्तगाली उपनिवेश संबंधी क्रियाशीलता पश्चिम की ओर उन्मुख हो गई। उसके पीछे आने वाली दूसरी यूरोपीय कंपनियों ने उनकी प्रतिद्वंदिता हुई, जिसमें वे पिछड़ गए। उनका चुपके व्यापार करना अंत में उनके लिए घातक बन गया। इसके बाद आते हैं हॉलैंडवासी यानी जो डच थे, उनके बारे में पृष्ठभूमि परिचय देख लेते हैं। 1596 में कॉर्नेलिस डी हस्तमान केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा तथा बनटाम पहुंचने वाला पहला डच नागरिक था। उसने अनेक डच वासियों को प्रोत्साहित किया तथा इसके बाद कुछ सालों में भारतीय व्यापार के लिए अन्य डच कंपनियों का संगठन हुआ। 20 मार्च 1602 में भारत में व्यापार के लिए प्रथम डच कंपनी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कई कंपनियों को मिलाकर बनी थी। इस कंपनी को युद्ध करने, संधि प्रवेश का अधिकार तथा किलेबंदी का अधिकार प्रदान किया गया था। विजय अभियान 1605 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों से अब बोयान से लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीप पुंज यानी इंडोनेशिया में उन्हें हराकर 1619 में उनके खंडरों पर बैटेविया नामक नगर बसाया।
तो बेटेविया नगर को बसाया किसके खंडहर पर, तो द्वीपपुंज या इंडोनेशिया के खंडहर हम कह सकते हैं। सन 1623 में अम्बोयान में 10 अंग्रेजों तथा 9 जापानियों के क्रूरतापूर्वक वध के बाद अंग्रेजों के प्रति डचों की घृणा की चरम सीमा सामने आई। इसके पश्चात डचों ने मलय द्वीपपुंज में तथा अंग्रेजों ने अपने को भारत तक सीमित करना शुरू कर दिया। हालांकि दोनों के बीच व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता 1769 ईस्वी तक बनी रही। डचों ने भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के साथ गंभीर प्रतियोगिताएं नहीं की। डचों का अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज एवं डच के मध्य बेदरा के युद्ध से हुआ। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बेदरा का युद्ध। व्यापारिक कार्य देख लेते हैं। पुर्तगालियों की स्थिति के विपरीत डच स्टेट का व्यापार से कोई सीधा संबंध नहीं था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को केवल मसालों से संबंधित एकाधिकार दिया गया। 17वीं शताब्दी में डच कंपनी अपने अंग्रेज प्रतिद्वंदी के प्रति अत्यंत चिंतित रही और सदैव उनसे श्रेष्ठ रहने के लिए प्रयासरत रही। डच वासियों ने समुद्रों की अबाधता के सिद्धांत को महत्व दिया। उन्होंने बहुत पहले ही इंडोनेशिया में अपने राज्य क्षेत्रीय नियंत्रण के अंतर्गत सुरक्षित कर लिया था। भारत में डच वासियों ने काफ़ी मात्रा में वस्त्रों का उपार्जन कर लिया था। इस व्यापार के रूपांतरण के फलस्वरूप डच कारखाने में बहुत अधिक संरचनात्मक परिवर्तन आया। हॉलैंड वासियों ने अपने प्रमुख मसाला द्वीप में बाग लगाने के लिए दासों और सूती कपड़े के क्रय के लिए दक्षिण भारत में एक प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयुक्त किया। कोरोमंडल के लिए डच निवेश ने एक देश से सोना चांदी के निकास में कम करने का एक सबसे लाभदायक साधन सिद्ध किया। अंग्रेजों ने जल्द ही इस तकनीक को समझ लिया और इसका अनुसरण किया। हिंद महासागर पर डच आक्रमण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक क्रांति आई जो पुर्तगालियों के आक्रमण से संभव नहीं हो सका। व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर डचों ने भारत में कोरोमंडल समुद्र तट पर और बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापारिक कोठियां, फैक्ट्रियां स्थापित की। भारत में उनकी महत्वपूर्ण कोठियां मुसलीपट्टम जो कि 1605 में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डेट वाइज आप जरूर ध्यान रखिए। मुसलीपट्टम जो कि 1605 में, पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, विमलीपट्टम 1641 में, कारिकल 1645 में, चिंसुरा 1616 में, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टम 1653 में और कोचीन 1663 में। प्रारंभ में कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्यालय पुलिकट में था और 1690 के बाद मुख्यालय नागपट्टम हो गया। सूरत में डचों को काफ़ी नील मिल जाता था जो मध्य भारत और यमुना की घाटी में तैयार होता था। बंगाल, बिहार, गुजरात, कोरोमंडल से वे कच्चे रेशम से तैयार कपड़ा, शोरा, चावल और अफीम बाहर भेजते थे। इनके व्यापार के विस्तार का समय 1630 से 1658 के बीच रहा है। भारत में डच और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। लंदन और द हेग यानी हॉलैंड की जो राजधानी है द हेग में हुए सम्मेलन के फलस्वरूप डच और अंग्रेजों के बीच एक मैत्रीपूर्ण संधि हो गई। लेकिन 1672-74 में इस काल दोनों का संघर्ष का काल रहा। 17वीं शताब्दी में भारत में किए जाने वाले मसाले के व्यापार पर डचों का एकाधिकार हो गया। डचों ने भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज और डचों के मध्य बेदरा के युद्ध के बाद हुआ। 1698 में जब शहजादा अजीमुशान वर्धमान गया तब वह चिंसुरा के डच प्रधान ने उसे मिलकर उन्हीं विशेषाधिकारों की मांग की जो अंग्रेजों को प्राप्त थी। अभी यहाँ पे डचों के पतन के कारण एक बार देख लेते हैं क्योंकि पतन के कारण भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 है मसालों के द्वीप पर अधिक ध्यान देना।
केवल मसालों पर ही ध्यान देते थे। अंग्रेजों की तुलना में नौ शक्ति का कमज़ोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति और डचों ने भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ गंभीर प्रतियोगिता नहीं की। तो ये इनकी जो हार या पराजय का कारण बनी। तो यहाँ एक बार हम देख लेते हैं जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1498 में कोचीन में इसने फैक्ट्री अपनी स्थापित की। फिर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में स्थापित हुई मुसलीपट्टनम में। इसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में मुसलीपट्टनम में, और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में ट्रावणकोर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में सूरत में इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। और यहाँ पे यूरोपियों के भारत में प्रमुख बस्तियाँ कहाँ कहाँ पे थी, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके चाहे तो लिख सकते हैं। बोलने से इसको कोई ऐसा नहीं है कि आपको लर्न हो जाएगा, तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। यहाँ पे पुर्तगाली का है, इसके बाद फिर डच का है, और इसके बाद अंग्रेज, और सबसे लास्ट में फ्रेंच। और यहाँ पे कंपनी और उनकी स्थापना वर्ष दिया हुआ है, वो मैंने अभी आपको बताया। ये आप चाहे तो आप नोट कर सकते हैं इसे। अब एक बार देख लेते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी के पतन, जो जितनी भी कंपनियां हैं उनके पतन का क्या कारण था। तो पुर्तगाली शक्ति भारत में पूर्णतः 1961 में समाप्त हो गई। डचों की जो शक्ति थी उसकी समाप्ति हुई 1759 में वेदरा के युद्ध में, और फ्रांसीसी 1760 में वॉडीवाश के युद्ध से इसकी समाप्ति हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी 1858 में जब कंपनी का शासन समाप्त हुआ यहाँ से, और क्राउन का शासन स्थापित हुआ, तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त हुआ। और यूरोपियों के प्रमुख दुर्ग डच फोर्ट गुस्तावुस चिंसुरा और अंग्रेज फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास फ्रांसिस, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन बनता है, तो ये थोड़ा देख लीजिए। कलकत्ता जॉब चार्नक और फ्रांसीसी फोर्ट लुइस पांडिचेरी, ये दुर्ग दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं प्लेलिस्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियोस को। यहाँ पे ये इतिहास के ओल्ड पेपर है जैसे मैंने डिवाइड करके प्रोवाइड किया है। फिर टीचिंग रिक्रूटमेंट का है, और अगर आप MCQs की स्टडी करना चाहते हैं तो इसमें प्रैक्टिस सेट A और B आपको मिल जाएगा। और जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इसमें 64 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने स्टडी नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड टेक केयर।